हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो है ना हम लोग एनसीईआरटी का एमीन्स चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं। पूरा का पूरा एनसीईआरटी का अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, सब कुछ, और जो भी चीज करेंगे वही इंपॉर्टेंट होगा, उसको सर्वप्रथम पढ़ लेना है और इसके साथ जो है ना जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना है। ठीक है। और हम जो है ना फिजिकल का, फिजिक्स का, ये सब का शॉर्ट नोट जो भी है मेरे पास वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, तो वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमीन्स। और जब अभी देख रहे हैं तो आप लोग एनसीईआरटी खोल लीजिए और लास्ट तक देखते रहिएगा। बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे तरीका से आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले जो है ना देखो, एमीन्स जो है ना नेचर में पाया जाता है। तो नेचर में जो पाया जाता है ना वो अक्सर होता है प्रोटीन के फॉर्म में, विटामिन्स में, एल्केलॉइड्स में और हार्मोन्स में। और सिंथेटिक यदि एग्जांपल की यदि बात कर लेते हैं एमीन्स का, तो वो होता है पॉलीमर, ड्राई और ड्रग्स। दो बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड है जिसे हम एड्रेनलिन और इपिनेफ्रिन कहते हैं। और यदि एड्रेनलिन, इपिनेफ्रिन ये दोनों का दोनों जो है ना कौन सा एमीन होता है, ये ध्यान रखिएगा कि सेकेंडरी एमीन होता है, सेकेंडरी एमीन होता है। और यह इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर। हमेशा ध्यान रखना है कि एड्रेनलिन और इपिनेफ्रिन सेकेंडरी एमीन होते हैं और वो इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। बेनाड्रिल की यदि बात कर लेते हैं तो बेनाड्रिल जो है ना आप लोग जानते हैं कि बेनाड्रिल कफ सिरप है। तो कफ सिरप जो है ना वो क्या होता है, तो हम लोग कफ सिरप पीते हैं तो समझ रहे हैं, तो वो एंटाहिस्टामिन ड्रग होते हैं। तो बेनाड्रिल का नाम आते ही कफ सिरप का ध्यान आता है, वो एंटाहिस्टामिक ड्रग होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि बेनाड्रिल जो है वो टर्सरी एमिनो होते हैं, टर्सरी एमिनो ग्रुप होते हैं। और हम बात कर लेते हैं, अब यदि कहोगे कि टर्सरी हो गया तो क्वाटनरी एमीन होता है, तो क्वाटनरी एमीन जो है ना वो सर्फेक्टेंट होता है। एग्जांपल कम से कम टर्सरी और क्वाटनरी तो ध्यान ही रखना है कि बेनाड्रिल और ये जो है सर्फेक्टेंट जो है ना ये सब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात करेंगे हम एमीन्स की। तो एमीन्स में जो है ना सबसे पहले आता है यदि NH2 के साथ एक CH3 जुड़ा हो तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी एमीन। यानी कि सीधी बात है, नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी। यदि हम बात कर लेते हैं ये जो है नाइट्रोजन में यहां भी 2 हाइड्रोजन है, प्राइमरी। यहां पे देखो एक ही हाइड्रोजन है तो ये सेकेंडरी, दोनों तरफ CH3 है। और यदि यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों हाइड्रोजन पे जब CH3 आ जाएगा तो इसे हम टर्सरी एमीन कह देते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर कैसा होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम डायरेक्ट बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमीन पे। प्रिपरेशन ऑफ एमीन में सबसे पहला आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन, यदि नाइट्रो कंपाउंड का आता है तो सबसे पहला फाइनली डिवाइडेड निकेल और प्लेटिनम एंड प्लेटिनम की यदि बात करते हैं, NiPdPt की यदि बात कर लेते हैं, वो रिड्यूस करता है विथ मेटल के साथ इन एसिडिक मीडियम में जो है ना रिड्यूस करता है। सीधी बात है, आप लोग को हम हाइड्रोकार्बन के वन शॉट में भी पढ़ाए हुए हैं, देख लीजिएगा कि आपको बताए थे कि निकेल NiPdPt क्या करते हैं, वो जो है ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को तोड़ करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन वहां पे सिर्फ हीट था, यहां पे इन एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में ये क्या करता है, तो ये नाइट्रो कंपाउंड को NH2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। उसके बाद यदि हम नाइट्रो कंपाउंड को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए एक और होता है SnHCl या FeHCl की यदि बात करें, SnHCl या FeHCl क्या करता है, ये भी नाइट्रो कंपाउंड को तोड़ करके NH2 बना देता है। ये दूसरा नंबर तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे दोस्त ये दूसरा नंबर रिएक्शन को ध्यान रखना है कि NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है Sn प्लस HCl से, या H2PD इथेनॉल आ जाएगा तो वो भी NH2 में कन्वर्ट करेगा। आगे कहता है कि एमिनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का एमिनोलाइसिस की बात कर लेते हैं। तो देखो नाम में ही है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब RX आएगा। RX की यदि बात कर लेते हैं ना तो यानी कि कार्बन और हेलोजन बॉन्ड आएगा और उसको हमें तोड़ना है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा और उसमें उसका रिएक्शन करवाते हैं इथेनोइक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। इथेनोइक सॉल्यूशन जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या करता है, सीधी बात है कि यहां पे कहता है कि ये अमोनिया क्या करता है, RX के साथ अटैक करता है और RX बॉन्ड को तोड़ करके रिप्लेस कर देता है। NH2 जाकर के X की जगह बैठ जाता है तो उसे हम एमिनोलाइसिस कह देते हैं। जैसे यहां पे हम बात करेंगे कि RX है, NH3 है, तो यानी कि NH3X हो गया। ये तो जब भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आए तो वो सॉल्ट बना देता है। और अब सॉल्ट ये क्या करेगा, ये HX को लेकर के भागेगा और यहां पे बच जाएगा RNH2। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। जैसे यहां पे एक एग्जांपल है कि RNH2 प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन को जब RX के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा, X को हटाएगा, तो यानी कि 2 R आ जाएगा और एक H जाकर के X के साथ चले जाएगा तो R2NH आ जाएगा। यानी कि प्राइमरी से HX का रिएक्शन करवाएं सेकेंडरी बना, जब सेकेंडरी को HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे टर्शियरी बनेगा, फिर यदि रिएक्शन करवाएंगे तो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, यानी कि यहां पे सॉल्ट बन जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि N जो है नाइट्रोजन जो है 3 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड जैसे ही बना वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो X भी जाकर के वहां पे चिपक जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमको जो है ना
एमीन, फ्री एमीन लेना है यदि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट को यदि स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं तो वहां से भी हमें एमीन आता है। जैसे हम बात करते हैं RNH3X, RNH3X को जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये RNH2 बन जाता है, वाटर बन जाता है NaX, यानी कि ये NaX को ले लिया और यहां से एक हाइड्रोजन OH के पास साथ चला गया और जाकर के बना देता है अमोनिया, वाटर और NX। तो ध्यान रखना है कि एमीन को ही ध्यान रखना है, प्राइमरी एमीन। अब देखो, अभी जो एमिनोलाइसिस करवाए थे, ये जो हम बात कर लेते हैं एमिनोलाइसिस करवाए थे, इस एमिनोलाइसिस में दिक्कत क्या था कि यहां पे देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटनरी सारे के सारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा था। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो अब यदि हमें प्राइमरी एमीन ही सिर्फ चाहिए, यदि प्राइमरी एमीन ही चाहिए तो इसको क्या कर सकते हैं, अमोनिया को RX के साथ रिएक्शन करेंगे। और अमोनिया कितना होना चाहिए, अमोनिया ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। RX यदि ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तब तो ये क्वाटनरी बना देगा मेरे दोस्त। यदि RX ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो क्वाटनरी बना देगा, यदि अमोनिया ज्यादा मात्रा में होगा तो वो प्राइमरी एमीन बनाएगा। ठीक है, तो यही चीजें यहां पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी एमीन जो है ना ऑब्टेन द मेजर प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है वो लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का स्केल जो है ना वो ज्यादा होना चाहिए, अमोनिया का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, अमोनिया ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। अब देखो, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड की यदि पूछेगा कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड क्या होता है तो ध्यान रखिएगा कि RI, RBr, RCl होता है। RI का क्या होता है, क्योंकि I जो है ना जल्दी टूट करके आराम से सेपरेट हो जाता है वहां पे, नहीं तो, और ClF तो जाता ही नहीं है तो Cl लेट से जाएगा, Br और सबसे जल्दी जाएगा RI। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करेंगे कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल का रिडक्शन की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है, क्यों है इंपॉर्टेंट और कैसे है अभी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल की यदि बात कर लेते हैं तो रिडक्शन नाइट्राइल का करते हैं हम LiAlH4 के साथ, यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ना LiAlH4 की यदि बात कर लेते हैं, या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन प्रोडक्ट जो है ना वो क्या दे देता है, प्राइमरी एमीन। कैसे देता है, आते हैं डायरेक्ट रिएक्शन पे। जैसे ये देखो RCN है, RCN की यदि बात कर लेते हैं यहां पे H2NI, अच्छा H2NI क्या करता है, अच्छा निकेल आ गया, ट्रिपल बॉन्ड को तो तोड़ेगा ही। अच्छा चलो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, सब जगह ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ो, यानी कि एक बॉन्ड को यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो दो डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, यानी कि जितना भी डबल बॉन्ड है, यानी कि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को हटाता है, सिग्मा बॉन्ड को नहीं हटाएगा। तो ये पाई बॉन्ड को हटाया, हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन लगाया, फिर से एक और पाई बॉन्ड को हटाया तो यहां भी हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन लगाया। तो बताओ क्या बन गया, RCH2NH2। आपको इतना आसानी से बता दिए। हम बोलेंगे हाँ मेरे दोस्त ये अच्छे अच्छे को जो है ना पसीना छोड़ जाएगा। हम आपको जो बता रहे हैं आपको भी आसान लग रहा होगा, अरे यार क्या बता रहे हो, सच बता रहा हूं। आप यहां पे देखो कि H2NI के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हम जो है ना पहले जो पढ़ाए हुए हैं वही से ध्यान रखना है कि NI क्या करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ता है, यानी कि जितना भी मल्टीपल बॉन्ड है उसको तोड़ता है, पाई बॉन्ड को। अब देखो यहां पे RCN आ रहा है, साइनाइड। जब एमीन बना तो अब यदि पूछेगा कि बताओ पहले कितना कार्बन था, एक कार्बन, यानी कि यही तो एक कार्बन था ना। पहले कितना कार्बन था, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन था, R था, क्योंकि ये तो साइनाइड आ गया है ना। अब यदि पूछेगा कि प्राइमरी एमीन में कितना कार्बन हो गया तो एक और दो कार्बन प्राइमरी एमीन में। तो अब आप याद रखिएगा कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल जब भी हम करेंगे ना तो एक कार्बन बढ़ जाता है, तो वही चीज यहां पे लिखा जा रहा है कि 1 कार्बन मोर देन स्टार्टिंग एमीन, एक कार्बन बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एमीड्स की। तो रिडक्शन ऑफ एमीड में यदि हम बात कर लेते हैं तो एमीड रिडक्शन जो है ना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। मेरे दोस्त एक चीज याद रखिएगा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ना ये तगड़ा वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये तगड़ा रिडक्शन करता है। ठीक है, तो तगड़ा वाला रिडक्शन करता है, तो इसीलिए एमाइड जो है ना, एमाइड को भी ये कन्वर्ट कर देता है एमीन में। जैसे कि यहां पे है CONH2 वाले को एमाइड कहते हैं, RCONH2 है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। ये क्या करता है, यहां पे मल्टीपल बॉन्ड को और ऑक्सीजन को भी ले जाता है। अभी बताए थे बहुत तगड़ा वाला है। वहां पे H2PDNI तो क्या कर रहा था, सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड को हटा रहा है। यहां पे देखो ना ऑक्सीजन को ही लेके जा रहा है, और ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन लगाया, RCH2NH2 बन गया। ठीक है, तो यहां पे LiAlH4 ये काम करता है, डबल बॉन्ड को भी हटा देता है, यानी कि ऑक्सीजन को भी लेकर के गया और प्राइमरी एमीन बना दिया। अगला इंपॉर्टेंट है, फिर से अगला है गिबरेल पैथल एमाइड सिंथेसाइज। ये क्या करता है, तो देखो गिबरेल सिंथेसाइज यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। बहुत अच्छा, ओहो स्पेशली लिखा है प्राइमरी एमीन, इसका मतलब ये प्राइमरी एमीन करता है, क्या सेकेंडरी टर्सरी करता है, आगे देख लेते हैं। कहता है कि पैथल एमाइड ट्रीट करते हैं इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि KOH के साथ, KOH के साथ ट्रीट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसके बाद हम हीट करते हैं एल्काइल हैलाइड का
फॉलोड बाय एल्काइल हाइड्रोलाइसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, और प्रोड्यूस होता है प्राइमरी एमीन। कैसे होता है अभी देखेंगे। और दूसरा बात लिखा हुआ है कि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैन नॉट प्रिपेयर बाय दिस मेथड, यानी कि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जो है ना इस मेथड से प्रिपरेशन नहीं होगा। जब भी गिबरेल पैथिलमाइड आएगा तो समझ जाइएगा कि यहां से प्राइमरी एमीन वो भी एलिफेटिक प्राइमरी एमीन आएगा। हम बात कर लेते हैं एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं आएगा। जैसे यहां पे हम बात करते हैं, देखो ये है पैथिलमाइड। पैथिलमाइड क्या करता है, KOH के साथ रिएक्शन करने पे यहां पे K आ जाता है H की जगह। उसके बाद RX के साथ रिएक्शन करने पे ये K को हटाया और R आ गया। और उसके बाद ये R से जो है ना NaOH एक्वस मीडियम में यदि हम बात कर लेते हैं तो यानी कि ये दोनों को तोड़ करके ONA यानी कि ONA चले जाता है, यहां पे लग जाता है, यानी कि यहां पे लगेगा और यहां पे लगेगा और इसको हटा देता है। इसको हटाने के बाद क्या बन जाएगा, RNH2। क्यों, ONA आ रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा तो RNH2 बन गया। आप कहोगे कि इतना ज्यादा मैकेनिज्म हमें याद रखना है, बोलेंगे नहीं। तो फिर करना क्या है, तो फिर आप सुन लो। फिर करना यही है कि यहां पे देखना कि जो भी रिएक्शन हो, यदि बोल देगा कि गिबरेल पैथिलमाइड का रिएक्शन है तो इसको तोड़ना और यहां पे दोनों हाइड्रोजन लगा देना। और फिर जो है ना क्या रहा है कि RX के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ हिट करवाते हैं। वहां पे वो बोलेगा कि जब भी गिबरेल पैथिलमाइड KOH दिया उसके साथ साथ RX भी देगा। जैसे ही RX देगा तो यहां पे तोड़ेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे और फिर RX के साथ रिएक्शन करके X को हटा देंगे और RNH2 बना देना है। ठीक है, तो ध्यान यहां पे रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर से इंपॉर्टेंट है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की बात कर रहा है। कहता है कि हॉफमैन मेथड प्रिपरेशन प्राइमरी एमीन। ओहो, हॉफमैन ब्रोमाइड जो है ना वो प्राइमरी एमीन का प्रिपरेशन करवाता है। कैसे करवाता है, Br2NaOH के प्रेजेंस में, यानी कि एक्वस या इथेनोइक सॉल्यूशन होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का ब्रोमीन के साथ। ठीक है, तो ब्रोमीन इन एक्वस या इथेनोइक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम NaOH। जैसे हम डायरेक्ट यहां पे बात कर लेते हैं। देखो यहां पे है एमाइड को Br2NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं ना तो मेरे दोस्त ये क्या करता है जानते हो, यहां से ये CO को हटा देता है, पूरा का पूरा CO को ही हटा देता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में। और अभी बताते हैं एक ट्रिक यहां पे कि हॉफमैन ब्रोमाइड में जो है ना पूरा का पूरा ये CO को हटाओ और RNH2 को जोड़ दो। डायरेक्ट ध्यान रखना, क्योंकि मेन प्रोडक्ट ही आपसे पूछेगा कि प्राइमरी एमीन ये बना। फिर तो वही बात है, CO है यहां पे Na है तो Na2CO बन जाएगा, Br है तो ये क्योंकि 4 NaOH है तो NaBr हो जाएगा, H2O हो जाएगा। आपसे पूछेगा यही। अब एक चीज बताओ, अभी अभी ऊपर में हम जब पढ़े थे तो वहां पे एक जो है कार्बन ज्यादा हो गया था। यहां पे बताओ क्या हो रहा है मेरे दोस्त, यहां पर तो एक कार्बन कम ही हो गया, ये वाला कार्बन तो कम हो गया, तो यानी कि एक कार्बन कम हो जाता है। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है एमीन फॉर्म्ड कंटेंट 1 कार्बन लेस देन द प्रेजेंट एमाइड। जो एमाइड है उससे एक कार्बन कम। आपसे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में पूछ लेगा कि बताओ कि एक कार्बन कम किसमें होता है, एमाइड जो प्रेजेंट एमाइड था उससे एक कार्बन कम हो गया। तो ध्यान रखिएगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में एक कार्बन देखो कम हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो है ना देखो, लोअर एलिफेटिक एमीन जो है ना उसका महक जो है ना गैसियस होता है और फिशी ऑर्डर होता है। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखना है, उसके बाद जो है एनिलीन एंड एराइल एमीन जो है ना यूजुअली कलरलेस होता है। एनिलीन जो है ना वो एरोमेटिक वाला NH2 जो आ जाता है वो, और एराइल एमीन जो है ना वो कलरलेस होता है। और कलर ये कब होता है, कलर ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के दौरान जो है ना ये कलर स्टोर करता है। ठीक है, लोअर एलिफेटिक एमीन जो है ना सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल होता है। ये सब आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि लोअर एलिफेटिक एमीन जो है ना सॉल्युबल इन वाटर होता है बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करता है। और कहता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है इंक्रीज मोलर मास। जब मोलर मास है, देखो अभी बताया लोअर एलिफेटिक जो है ना सॉल्युबल वाटर में होता है, और जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा एमीन्स का तो साइज इंक्रीज होता है, तो उससे क्या होता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि एल्कोहल कहता है कि मोर पोलर होता है देन एमीन। ये अब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कई बार केमिकल बॉन्डिंग में पूछा हुआ है बताओ कौन पोलर ज्यादा है, कौन नॉन पोलर है या कौन कम पोलर है। तो पोलरिटी से ध्यान रखिएगा कि एल्कोहल पोलर नॉन पोलर जो है ना केमिकल बॉन्डिंग में बताए हुए हैं और बता देंगे। अब जो है और कहता है कि फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देन एमीन। एमीन से ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन है ज्यादा, जो है हम बात कर लेते हैं इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन में जो है ना, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सब चीजें हम देखे हुए कि RNH2 को HX के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, सॉल्ट बना लेगा, फिर इसको हिट करेंगे तो NH2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखे हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है वही बात है कि RNH3X को जब OH के साथ रिएक्शन NaOH के साथ वहां पे रिएक्शन करवाए थे RNH2 बन गया, H2O और X- बन गया। अब देखो एमीन सॉल्ट जो है ना सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल होता है वाटर में बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, ईथर जैसे सॉल्वेंट में जो है ना इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं अमोनियम सॉल्ट जो है ना, सो बेसिक इन नेचर, अमोनियम सॉल्ट जो है ना बेसिक नेचर होता है अमोनियम सॉल्ट का। कहता है कि एमीन हैव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमीन के पास जो है ना लोन पेयर होता है। लोन पेयर जब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन ड्यू टू बिहेव एज लुईस एसिड, यानी कि अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पे एंड एटम ड्यू टू विच दे बिहेव एज लुईस बेस, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, यानी कि वो देने का क्षमता रखता है। ठीक है, केबी क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ। पीकेबी की यदि बात कर लेते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ये हम जीओसी फर्स्ट में बताए हुए वन शॉट में 60 मिनट में कंप्लीट किए थे, एक बार देख लीजिएगा। अब यहां पे जैसे हम बात कर लेते हैं कुछ एमीन है, ये है, इसका पीकेबी वैल्यू दिया हुआ। पीकेबी का मतलब ये होता है बेसिक स्ट्रेंथ, पीकेबी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, केबी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जैसे जैसे हम बात कर लेते हैं जिसका पीकेबी कम होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो जैसे यहां पे मिथाइल एमीन की यदि बात कर लेते हैं, यानी कि यहां पे है CH3NH2, यहां पे क्या है N मिथाइल एमीन की यदि बात करते हैं, यानी कि यहां पे है CH3NHCH3। अब हम इसी दोनों में बता देते हैं। देखो यहां पे क्या है, दो प्लस आई लगाने वाला है और यहां पे एक ही प्लस आई लगा रहा है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है कम होगा और इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसका मतलब इसका पीकेबी वैल्यू जो है ना, पीकेबी वैल्यू ज्यादा होगा और इसका पीकेबी वैल्यू जो है पीकेबी वैल्यू कम होगा, क्योंकि जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका पीकेबी वैल्यू कम। तो इसी हिसाब से देख लीजिएगा, ये वैल्यू याद करना नहीं है। इससे अच्छा है कि मेरा जीओसी फर्स्ट का लेक्चर देख करके आप लोग जो है ना ये सारा का सारा बेसिक स्ट्रेंथ खुद से ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार जीओसी फर्स्ट का लेक्चर। अब जो है ना यहाँ पे एल्काइल एमीन कहा जाता है, तो एल्काइल एमीन जो है ना स्ट्रॉन्गर बेस होता है अमोनिया से। ये ध्यान रखना है कि एल्काइल एमीन जो है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है अमोनिया से। ठीक है, बेसिसिटी की यदि बात कर लेते हैं, बेसिसिटी, नॉर्मल बेसिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ गया है इंपॉर्टेंट वाला जो कि डायरेक्ट कई बार पूछा हुआ है नीट में कि बेसिसिटी की यदि बात कर लेते हैं एमीन का इन गैसियस फेज, ये जो लिखा हुआ है ना गैसियस फेज, ये इंपॉर्टेंट है। गैसियस फेज में तो वही बात हो जाएगा कि टर्शियरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, सेकेंडरी एमीन और फिर प्राइमरी एमीन, फिर NH3। और यदि हम बात कर लेते हैं गैसियस स्टेट नहीं लिखा हुआ, एक्वस स्टेट लिखा होगा, तो हम जीओसी फर्स्ट में बताए थे, अभी भी बताएंगे, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना एल्काइल एमीन इन एक्वस स्टेट की बात कर लेते तो वहां पे गैसियस का देखें, यहां पे एक्वस का देखेंगे, तो एक्वस का जो है ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होता है और दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात कर लेते हैं यहां पे, यदि एल्काइल ग्रुप की जगह यदि C2H5 आए यानी कि इथाइल आए, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर NH3। और यदि मिथाइल आए तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर NH3। यानी कि यहां पे यदि हम बात कर लेते हैं तो 2 डिग्री सबसे आगे होगा और ये दोनों उल्टा पुल्टा होता है C2H5 में और CH3 में। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्डर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि C2H5 NH3 है और उसके बाद जो है ना C6H5 है। देखो C6H5 की मतलब यदि हम बात कर लेते हैं तो ये एरोमेटिक बना रहा है। अब जीओसी फर्स्ट देखिएगा तो समझ आ जाएगा कि जब एरोमेटिक चीजें होती है ना तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना वो कम होता है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है एरोमेटिक का, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस करता है, जो रेजोनेंस नहीं करता उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो ये रेजोनेंस कर रहा है, ये तो सबसे पीछे हो जाएगा। अब इस तीनों में अभी जो ऊपर ऑर्डर पढ़े थे उसको लगा देना है कि 2 डिग्री सबसे ज्यादा आगे हो जाएगा, फिर 1 डिग्री, फिर NH3। तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, NH3, C6H5 NH2, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम बात करेंगे अगला एसाइलेशन। एल्काइलेशन 12th में पढ़ने के लिए है, वहां पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसाइलेशन की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। तो एसाइलेशन में जो है ना बेस स्ट्रॉन्गर देन एमीन लाइक पेरिडीन, यानी कि एल्काइलेशन में हम बेस जो यूज करते हैं वो पेरिडीन की तरह पेरिडीन यूज करते हैं, क्योंकि वो एमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। जैसे हम बात करते हैं एल्काइलेशन कैसे करते हैं, देखो जैसे यहाँ पे इथेन एमीन है, यहाँ पे बेस डाले, ये बेस का मतलब पेरिडीन है। ये बेस जो है ना ये क्या करता है, सीधी बात है ना कि यहाँ पे NH2 को जो है ना ये डबल बॉन्ड पे डालना, इसको खोलना, इसको लगाना, इसको लीव करना और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बना देना। यानी कि यदि हम इसे डायरेक्ट पूछोगे ना तो डायरेक्ट हम यदि बताएं तो यहाँ पे कि यहाँ से Cl को हटाना और इसको यहाँ से H को हटाना और दोनों को जोड़ देना और HCl को बाहर कर देना, देखो जोड़ देना, आंसर वही आएगा। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे इसको जोड़ देना और इसको हटा देना और यहाँ से हाइड्रोजन हटा देना, देखना आंसर वही आएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं
बेंजीन एमीन है तो यहां से वही बात है, हम अभी भी कहेंगे कि यहां पे जोड़ना और इसको हटा देना, और यहां से H हटेगा तो यहां पे देखना H आ जाएगा। तो अब की बार देखना क्या बन गया, और सब जगह से तो HCl बन रहा था, अब की बार ये जो है ना एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड हटेगा तो यहां पे ये तो लग गया, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट बनेगा ना, वहां पे हम बात कर लेते हैं, ये आ जाएगा एसिड आ जाएगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, जब एमीन जो है ना रिएक्ट करता है बेंजाइल क्लोराइड से C6H5COCl के साथ, C6H5COCl को बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं, जब उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं बेंजाइलेशन। यानी कि CH3 जो है ना ये एमीन है, और C6H5COCl बेंजाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कुछ नहीं, ये लॉन पेयर को यहां पे चिपका देना और Cl को, और यहां से H को हटा देना, HCl बन जाएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो आंसर हो जाएगा। अब कार्बाइल एमीन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन होता है। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को जब हम हीट करते हैं, क्लोरोफॉर्म का मतलब CHCl3 के साथ साथ इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, तो मेरे दोस्त फॉर्म करता है आइसोसाइनाइड, यानी कि आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है, NC वाला प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन डू नॉट शो दिस रिएक्शन। बहुत अच्छा, यानी कि आज से ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है कि मेरे दोस्त जब कार्बाइल एमीन रिएक्शन जो करते हैं ना, कार्बाइल एमीन टेस्ट जो करते हैं, जो आइसोसाइनाइड टेस्ट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन का टेस्ट होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी में नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना, इसी को हम कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। यानी कि RNH2 ये हो गया क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक KOH के साथ जब इसको हीट करते हैं तो ये NH2 जो है ना NC बन जाता है। कहने का मतलब ये हाइड्रोजन को हटा के यहां पे CH3 इधर से जुड़ C इधर से जुड़ जाता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, RNC बन जाता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है। इससे साइनाइड कहते हैं, CN को साइनाइड कहते हैं, तो NC को आइसोसाइनाइड कह देते हैं, इसको आइसोसाइनाइड कह देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफॉर्म के साथ KOH को जब एमीन जो है आइसोसाइनाइड देता है, और ये कौन सा रिएक्शन करता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वाला। अब हम रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। तो सबसे पहले प्राइमरी एलिफेटिक एमीन की यदि बात कर लेते हैं, जब उसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डाइजोनियम क्लोराइड बना देता है। नाइट्रस एसिड में होता क्या है, तो डाइजोनियम अभी आएगा ढेर सारा, लेकिन यहां पे देखना कि प्राइमरी एमीन को जब HNO2 देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl, यानी कि प्राइमरी एमीन RNH2 को HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो ये क्या करता है, यहां पे डाइजोनियम क्लोराइड बना देता है। यानी कि ये भी नाइट्रोजन आ जाता है N2 बना करके, और एक Cl आ जाता है, यानी कि RN2Cl। डाइजोनियम जब भी आएगा, जब भी ये वाला रिएक्टेंट आएगा, रिएजेंट आएगा, जब भी ये वाला रिएजेंट आएगा, तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा कि ये डाइजोनियम बनाता है। डाइजोनियम बनाया, फिर वाटर आया, वाटर क्या करेगा, वाटर जो है ना इसको तोड़ेगा और OH लगा करके ROH बना देगा, ये N2 अपना निकल जाएगा और HCl बन जाएगा, एक H के साथ Cl निकल जाएगा। अब एरोमेटिक एमीन के साथ जब नाइट्रस एसिड होता है, यानी कि C6H5 एमीन है, और उसके साथ NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं 273 से 278 केल्विन। 273 से 278 का मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर जब NaNO2 प्लस HCl को एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यही एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये डाइजोनियम क्लोराइड बना देगा, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना दिया, NaClH2O। आगे देखते हैं रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन करते हैं एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, एराइल का मतलब बेंजीन वाला, यानी कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की बात कर रहा है। C6H5SO2Cl का बात कर रहा है, जिसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। पूछा हुआ है और पूछेगा कि बताओ हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा होता है, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को जब हम प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो देखो प्राइमरी एमीन के साथ क्या होगा, देखो ये हो गया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और ये क्या करता है प्राइमरी एमीन के साथ, तो हम बार बार कहते हैं जहां भी वाटर निकलने वाला होगा तो वाटर निकाल देना, जहां भी HCl निकलने वाला होगा तो HCl निकाल देगा, तो यहां से HCl को निकाल देना है। जैसे ही यहां से HCl को निकालेंगे तो मेरे दोस्त देखो क्या बन जाएगा, क्या ये NS में चिपक जाएगा, तो चिपक गया और HCl बन गया। याद रखिएगा कि प्राइमरी एमीन के साथ जब हिंसबर्ग रिएजेंट यानी कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं तो वो सॉल्युबल होता है एल्कली में सॉल्युबल होता है। हाइड्रोजन जो ये अटैच्ड होता है ना, अब आप कहोगे कि सॉल्युबल कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है ना, ठीक है, कहता है कि हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन इन सल्फोन एमाइड, यानी कि ये तो सल्फोन एमाइड बन गया। तो सल्फोन एमाइड में नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है ना, वो स्ट्रांगली एसिडिक होता है, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी कि खींचने वाला होता है, तो इसीलिए वो जो है ना सॉल्युबल हो जाता है एल्कली में।
अब आप कहोगे कि सेकेंडरी एमीन के साथ जब हिंसबर्ग रिएजेंट का हम बात कर लेते हैं, रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो देखो सेकेंडरी एमीन ये हो गया, तो यहां से HCl निकलेगा, लेकिन अब की बार नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा एल्कली में। एल्कली में ये सॉल्युबल नहीं होगा, HCl नहीं निकलेगा। अब आप कहोगे कि चलो ये तो इनसॉल्युबल हो गया, तो अब बताओ कि टर्सरी का क्या होगा। एक चीज बताओ, यहां पे यदि टर्सरी एमीन होता तो यहां पर तो हाइड्रोजन ही नहीं होता, यहां भी CH होता, या यहीं पे हाइड्रोजन की जगह C होता, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह C होता। तो अब बताओ यहां से ये रिएक्शन करेगा क्या, रिएक्शन ही नहीं करता ना मेरे दोस्त। HCl निकालेगा कहां से, कहां पे जाके रिएक्शन करेगा, किसको निकालेगा। तो ध्यान रखिएगा कि टर्सरी के साथ जो है ना रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ देखो, कहता है कि NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनाइल एमाइड जो है ना कंटेंट एनी हाइड्रोजन, कहता है कि कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, डज नॉट कंटेंट एनी हाइड्रोजन, ठीक है। इसीलिए ये एसिडिक नहीं है और ये इनसॉल्युबल इन एल्कली, एल्कली में इनसॉल्युबल होता है। टर्सरी एमीन की यदि बात करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट से टर्सरी एमीन रिएक्ट नहीं करता है। अब आपको हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या बताओ, क्या हिंसबर्ग रिएजेंट से हम एमीन को, हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन को हम क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो प्राइमरी एमीन क्या हो गया था, डिजॉल्व हो गया था, सॉल्युबल हो गया था। सेकेंडरी एमीन क्या हो गया था, इनसॉल्युबल हो गया था। और टर्सरी क्या हो गया था, रिएक्शन ही नहीं किया था। तो वही चीजें कहता है यहां पे कि यूज फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन को हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को। क्यों, क्योंकि एक सॉल्युबल है, एक सॉल्युबल नहीं है, एक रिएक्शन ही नहीं करेगा। और आजकल जो है ना बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के जगह पे हम बात करते हैं, यूज करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की यदि बात करते हैं, यानी कि ब्रोमिनेशन की यदि बात करें, तो एनिलीन को यदि हम Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं, Br2 इन वाटर, Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो ऑर्थो पारा पर जो है ना Br लग जाएगा, ये ऑर्थो पे और पारा पे, यानी कि 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है। डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि Br2 वाटर को एनिलीन के साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है। अब देखो यहां पे एनिलीन है और यहां पे हम बात कर लेते हैं एनहाइड्रस वाला है, ठीक है। इथेनोइक एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड की यदि बात कर लेते हैं, और साथ में बेस भी है, पैराडीन क्या होता है, बेस होता है। तो ये एनिलीन को क्या करता है कि एनहाइड्राइड जो है ना यहां पे पकड़ेगा, अभी अभी बताए थे, पकड़ेगा और एक वाला मॉलिक्यूल को निकाल देगा, यानी कि COCH3 यहां पे जुड़ जाएगा। अब इसको Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये CH3COOH कहां से आया, यहीं से तो आया, इसको हटाया, यहां का H आकर के ये तो अब उसको Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, तो Br2 जो है ना अब रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि पैरा पे। अब कहोगे कि पैरा पे क्यों हुआ, यहां पर तो अभी अभी बता रहे थे कि यहां पे ऑर्थो और पैरा पे होता है। जब भी एनिलीन आता है ना, तो ये जो है ना ये देगा, तो यहां पे ऑर्थो और पैरा पे अभी बताए थे। यहां पे Br2 के साथ रिएक्शन करने पे सिर्फ और सिर्फ पैरा पे क्यों है मेजर प्रोडक्ट। मेरे दोस्त आप एक चीज बताओ, यहां पे क्या था, यहां पे टोटली इलेक्ट्रॉन देने का काम किसको कर रहा था, रिंग को कर रहा था। लेकिन मेरे भाई यहां पे बताओ, यहां पे इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, लोन पेयर कहां जा रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी कर रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, प्रोटोनेशन ज्यादा नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो सीधे ऑर्थो पे नहीं जाकर के पैरा पे जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना पैरा पे, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट जा रहा है। फिर OH के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसको हटा देगा, फिर NH2 बन जाएगा। अब अगला बात करते हैं हम नाइट्रेशन। जो चीज अभी बताया कि क्यों नहीं प्रोटोनेशन नहीं हो रहा था, तो वही ये सब लिखा हुआ है, तो ये सब चीज का ध्यान नहीं रखना। अब डायरेक्ट नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं। नाइट्रेशन में देखो एनिलीन है, एनिलीन की यदि बात करते हैं HNO3 और H2SO4 की यदि बात करें, H2SO4 की, तो यहां पे 288 केल्विन पे। तो यहां पे एनिलीन में क्या होता है, एक जो है ना पैरा पे आता है, ऑर्थो पे यानी कि मेटा पे आता है और ऑर्थो पे आता है। आप कहोगे कि अभी अभी बताए कि एनिलीन जो है ना ऑर्थो और पैरा पे जाता है, तो यहां पे मेटा पे कैसे आ गया, मेटा पे कैसे आ गया। तो मेरे भाई अब सुनो, यहां पे ट्विस्ट है। यहां पे देखो क्या है, H2SO4 H+ यानी कि एसिड, और ये H+ जानते हो ना कि तड़प रहा होगा यहां पे पहुंचने के लिए, यानी कि H+ को लेने के लिए NH2 जो है ना तड़प रहा होगा। तो ये क्या करता है कि एक बार तो पैरा प्रोडक्ट बना देता है, पैरा पे हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा हो जाता है, 51% होता है। तब तक में क्या होता है कि प्रोटोनेशन ये कर लेता है, यानी कि H+ को ले जाता है, H+ को ले जाएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, NH3+। और जब भी प्लस चार्ज यहां पे आएगा, तो अब बताओ ये कौन सा चीज का काम करने लग जाएगा, अरे खींचने का काम करने जाएगा, विड्रॉइंग का काम करने जाएगा। जब भी विड्रॉइंग का काम करेगा तो वो कौन डायरेक्टली होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसीलिए मेटा पे आ रहा है, समझे। तो मेटा पे 47% आ रहा है, जबकि ऑर्थो पे सबसे ज्यादा आ रहा है। अब आप कहोगे कि नहीं हमको ऑर्थो पे ही ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए आपको बेस का यूज करना पड़ेगा। यानी कि हम बात कर लेते हैं
एनहाइड्राइड का यूज करेंगे NH2 के साथ, तो एनहाइड्राइड का यूज करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये एनहाइड्राइड तो ये बनाएगा। अब जो है यदि इसको रिएक्शन करवाएंगे HNO3H2SO4 को 288 केल्विन पे, तो ये पैरा प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि क्योंकि यहां पर जो है ना फिर अब रिएक्शन इधर भी करने लग जाएगा, तो यदि H आएगा भी तो इसको हटा लेगा, यानी कि NH2 आ जाएगा। NH2 आ जाएगा तो यानी कि H प्लस, देखो ना NH2 ला रहा है ना, NH2 आ जाएगा तो यानी कि फिर वही बात, पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन एनिलीन को जब ही H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो HSO4 जो है ना जाकर के इस पे जुड़ जाएगा। HSO4 जुड़ जाएगा 453 से 473 केल्विन पे जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये उछल के यहां पहुंच जाता है। सीधी बात है कि H2SO4 आ जाए और 453 से 473 केल्विन यहीं पे लिखा होगा और डायरेक्ट इसको क्या करना है, एनिलीन को वहीं रहने देना है और HSO4 को पैरा प्रोडक्ट बना देना है। ज्यादातर जो है ना मेजर प्रोडक्ट पैरा होता है, ये ध्यान रखना। ज्यादातर बहुत सारे कंडीशन आ जाता है तो वो कंडीशन बताने का अभी टाइम भी नहीं है, तो ज्यादातर पैरा वाला मेजर हो जाता है तो पैरा पोजीशन पे आ जाता है SO3H। ठीक है, और यही SO3H यहां से H हटा देंगे और ये H जैसे ही हटेगा तो NH2 तो पागल होता है H को लेने के लिए, तो H को ले लेगा तो यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, तो इसी को ज्यूटर आयन कहते हैं। एक ही कंपाउंड पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो तो उसे ज्यूटर आयन कहते हैं। ठीक है, अब देखो एनिलीन जो है ना वो फ्रैडल क्राफ्ट पढ़ाए थे आप लोग को हाइड्रोकार्बन, तो एनिलीन फ्रैडल क्राफ्ट जो है ना वो नहीं करता रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखने का कि एनिलीन जो है ना फ्रैडल क्राफ्ट नहीं करता है। तो अब आपसे पूछ देगा फ्रैडल क्राफ्ट कौन नहीं करेगा, तो एनिलीन, ध्यान रखना। अब अगला आता है यहां पे दूसरा टॉपिक कि डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट का जो है ना वही बात है, N2X आ जाएगा, R N2 प्लस X माइनस आ जाता है। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं C6H5N2 को तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कह देते हैं, C6H5 यानी कि HSO4 आ जाएगा तो बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट कह देंगे। डायरेक्ट चलते हैं मेथड पे। तो एनिलीन को यदि हम बात करते हैं नाइट्रस एसिड, ध्यान आया, Na2 प्लस HCl, तो Na2HCl 273 से 278 यानी कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस देंगे तो वो डायजोनियम क्लोराइड बना देगा ही, डायजोनियम वो बनाएगा ही। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है, उसे हम डाइजेटेशन कहते हैं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है ना कलरलेस क्रिस्टल सॉलिड होता है, रेडियली वाटर सॉल्युबल होता है और स्टेबल इन कोल्ड में स्टेबल होता है। डिकम्पोज इजिली इन ड्राई स्टेट में डिकम्पोज आसानी से हो जाता है, ड्राई स्टेट में डिकम्पोज हो जाएगा। बेंजीन डायजोनियम फ्लोरेट वाटर इनसॉल्युबल होता है, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरेट वाला, फ्लोरीन वाला तो वाटर इनसॉल्युबल होता है, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम केमिकल रिएक्शन पे डायरेक्ट बात करेंगे। डायजोनियम ग्रुप जो है ना बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ध्यान रखिएगा। डायजोनियम ग्रुप बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से वो लिव कर जाता है, बहुत अच्छा। अभी आपने देखा कि बार बार N2 निकल जाता है, जैसे डायजोनियम बना टेम्पोररी बनता है और तुरंत निकल जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो देखो अब हम एराइल ग्रुप को, डायजोनियम ये है बेंजीन N2X, बेंजीन वाला रिंग है AR, एराइल वाला, तो N2X यहां पे रिएक्शन किससे करेंगे, Cu+1 वाला जब आएगा, जब Cu+1 वाला आएगा और HCl आएगा, Cu+1 का मतलब CO2 होता है, 2 Cl है तो यहां पे +1 हो जाएगा, सब जगह +1 है। ठीक है, यदि +1 वाला आएगा मेरे दोस्त तो उसे हम कह देते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। याद रखिएगा कि Cu+1 वाला प्रेजेंट हो और HCl हो तो उसे हम सेंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, और आगे तो बात ही का जरूरत नहीं है, N2 हटेगा Cl जुटेगा, सीधी बात है। तो सब जगह जो है ना Cl जुटेगा, N2 हटता जाएगा, यानी कि N2 बाहर निकलेगा, यहां से Cl जुड़ेगा, यदि यहां पे Br है तो यहां पे Br जुड़ेगा, Cn है तो Cn जुड़ेगा, और N2 सबका बाहर निकल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब आप बात करोगे कि सेंडमेयर तो ये हो गया, प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर की यदि बात कर लेते, यदि CuHCl हो, सिर्फ और सिर्फ कॉपर हो, +1 +2 नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉपर हो तो उसे हम गटरमैन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ArN2X है, CuHCl है, तो अब की बार क्या हो जाएगा, Cl जो है ना जाकर के जुटेगा, N2 बाहर निकलेगा और ये Cu किसके साथ चले जाएगा, CuX के साथ। Br वाला है तो ArBr आ जाएगा, N2 आ जाएगा, CuX। अब आप कहोगे कि दोनों तो सेम ही लग रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ दोनों प्रोडक्ट सेम ही बनाता है। सेंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन दोनों प्रोडक्ट सेम बनाता है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट की यदि बात पूछेगा ना तो सेंडमेयर रिएक्शन ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। तो इल्ड सेंडमेयर रिएक्शन फाउंड टू बी बेटर देन गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन से ज्यादा अच्छा इल्ड देता है सेंडमेयर। ठीक है, अगला देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ आयोडीन आयन, आयोडीन आयन का रिप्लेसमेंट। तो देखो अभी Cl और Br का तो देख लिया, आयोडीन का रिप्लेसमेंट इतना आसानी से तो नहीं होने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट यदि कहोगे कि बेंजीन रिंग से जो है ना आयोडीन का रिप्लेसमेंट, आयोडीन को बेंजीन रिंग पे डाल देंगे तो इतना आसानी से तो होगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पोटेशियम आयोडाइड लाएंगे, Ki के साथ रिएक्शन कराएंगे तो तब आयोडो बेंजीन फॉर्म हो जाएगा, तो यानी कि
N2Cl को Ki के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ArI बन जाएगा, KCl और N2 बाहर निकल जाएगा। रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड की यदि बात करते हैं, फ्लोराइड आयन, तो देखो फ्लोराइड आयन को जो है ना फ्लोरोबोरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है, और यानी कि ये है डायजोनियम, उसके बाद HbF4 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो टोटली ये जो है ना जाकर के जुड़ जाएगा, N2BF4 जुड़ जाएगा। फिर इसको हीट करने के बाद क्या होगा कि ये एक BF यहां आएगा, इसको निकाल देगा, ठीक है, तो ArF आ जाएगा, BF3 बन जाएगा और N2 बन जाएगा। रिप्लेसमेंट यदि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करते हैं तो हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के लिए ये जो है ना अच्छा है, ध्यान रखिएगा कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड का यूज करते हैं, जिसे हम फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं डायजोनियम सॉल्ट में। जैसे यहां पे देखते हैं एग्जांपल, ArN2Cl की यदि बात कर लेते हैं, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड की यदि बात कर लेते हैं, H2 के साथ जो है ना ये क्या करता है, टोटल का टोटल निकालेगा, एक हाइड्रोजन यहां पे जाएगा, Ar पूरा का पूरा बेंजीन रिंग बन जाएगा। ध्यान इंपॉर्टेंट यहां पे है फिर क्या, तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड निकलता है ना, तो ये जब बाय प्रोडक्ट बनता है तो ये फॉस्फोरस एसिड बना देता है, फॉस्फोरस एसिड बनाता है, H3PO3 बना देता है। और जब N2 को जब हम CH3CH2OH डालते हैं तो ये भी एल्कोहल वाला भी बेंजीन लाता है, लेकिन यहां पे अब की बार क्या बना लेता है, एल्डिहाइड बना लेता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक जो है ना जब हाइपोफॉस्फोरस एसिड से तो फॉस्फोरिक एसिड बना लेता है, और यदि हम बात करते हैं एल्कोहल से करवाते हैं तो वो एल्डिहाइड बना लेता है। अब कहोगे ये लिखा हुआ कहां है, तो ये देखो, इसीलिए बहुत कुछ को ध्यान देखते हैं। देखो कहता है कि अब रिएक्शन जो है ना माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या इथेनॉल को जब हम यूज करते हैं तो रिड्यूस करता है डायजोनियम सॉल्ट को और एरीन बना देता है, ठीक है। एंड ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोरस एसिड, कहता है कि ये जो है ना हाइपोफॉस्फोरस जो है ना फॉस्फोरस एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये जो इथेनॉल है एल्कोहल वाला प्रोडक्ट है, ये क्या हो जाता है, इथेनॉल बना लेता है। तो ये सारे के सारे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि बताओ, पूछ देगा कि इथेनॉल में बताओ, इथेनॉल में बताओ क्या बनता है, तो इथेनॉल बनता है, और यदि पूछ देगा हाइपोफॉस्फोरस में तो फॉस्फोरस एसिड बनता है, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप का रिप्लेसमेंट करवाएंगे तो वाटर से, सिंपली वाटर से हाइड्रोलाइज करवाएंगे, वाटर से हाइड्रोलाइज करवाएंगे, OH आ जाएगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप की यदि बात करते हैं, NO2 ग्रुप का रिप्लेसमेंट कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए जो है ना हम बात करते हैं बेंजीन फ्लोरोबोरेट बनाना पड़ेगा, यानी कि हम बात कर लेते हैं डायजोनियम है, डायजोनियम को हम फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ HbF4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर जो है ना डायजोनियम बनेगा फ्लोरोबोरेट का, और फिर इसको NaNO2 के साथ, आप कहोगे कि NaNO2 के साथ कॉपर हीट करेंगे ना तो ये टोटल निकल जाएगा, NO2 यहां पे आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है ना कपलिंग रिएक्शन देखेंगे। ओ आप लोग तो नाम से ही समझ में आ गया होगा कि अच्छा कपलिंग रिएक्शन, कपल सिंगल वाले बहुत दर्द हो रहा होगा कपलिंग रिएक्शन देख करके, ठीक है। तो अब देखो कपल रिएक्शन कैसे होता है। तो देखो हम सीधा कपलिंग रिएक्शन में एक ही चीज बोलेंगे कि देखो ये जो है ना, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि डाइड हो कलर्ड होता है और यूज होता है ड्राई में, और ये पैरा पोजीशन की यदि बात कर लेते हैं, पैरा पोजीशन पे जाता है, कहां जाता है, पैरा पोजीशन से वो कपल बनाता है। अब कैसे बनाता है अभी याद करवा देते हैं। तो पैरा पोजीशन से बनाता है। अब देखो जैसे हम मान लेते हैं कि इसका जो है ना शादीशुदा हो चुका है और ये नल्ले बेरोजगार सिंगल बैठे हुए हैं, ये दोनों का बेचारे का शादीशुदा हो गया है। ये है उसका हस्बैंड या मान लेते हैं वाइफ, दोनों, कोई नाराज ना हो जाए जिससे, ठीक है। तो यहां नहीं कि ये OH है, जैसे हैं ये मार्केट गए, हस्बैंड मार्केट गए, पीछे से अपने आशिक को बुला लिए, बोले आजा रिएक्शन करते हैं, ये कपल बन जाते हैं। जैसे ही ये पीछे से जो है ना, यानी कि ये जो है इसको पीछे से जो है ना, ये जैसे ही जब नहीं रहते हैं ना ये, तो पीछे से इसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और जाकर के डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ये तो रहते ही हैं, ये छोड़ के थोड़ी जाएंगे, कोई अपने हस्बैंड को छोड़ के थोड़ी जाता है, लेकिन आशिक बना लेते हैं तो ये OH बन गया। OH तो रहेंगे ही, पीछे से डबल बॉन्ड बना लिया, कपल रिएक्शन, ठीक है। ये आशिक है, फिर वही बात है, ये जो है ना हस्बैंड है, तो फिर वही बात है HCl निकलेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, कपल रिएक्शन। अब याद रखने वाला बात ये है ना कि अच्छा देखो दोनों तरफ पारा है, ये अपोजिट साइड जो होगा ना उसको टच ही नहीं करना, जस्ट उसके अपोजिट वाला देखना, ये ऑर्थो मेटा ये पैरा, ठीक है। अब दिक्कत यहां है कि ये ऑरेंज डाई और येलो डाई कैसे याद रखेंगे। एक चीज बताओ, ये जो है ना इसको पानी की तरह रिएक्शन करना है, यानी कि अपने आशिक से जो है ना इसको रिएक्शन करना है। देखो ये पानी वाला है, एल्कोहल वाला है, एल्कोहल वाला है, पानी वाला है, जब रिएक्शन करते हैं तो खिल जाता है, मन खुश हो जाता है उसका, तो ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। और जब हम बात कर लेते हैं ये आशिक गिरी किया क्यों था ये शादीशुदा से,
जिस चीज के लिए किया था ना वो चीज मिला नहीं इसको। जब वो चीज नहीं मिला ना NH2 के साथ, यहां पे देखना पानी वाला प्रोडक्ट आएगा तो पानी उसके साथ रिएक्शन हो चुका है तो ऑरेंज खिल गया था। जहां पानी वाला प्रोडक्ट नहीं आया है तो समझ जाइएगा वो क्या हुआ, उस रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं हुए, बोले हम धोखा नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या कर लिए, ये जो है ना येलो डाई बना लिए, यानी कि मुंह पीला, अपना मुंह पीला कर लिए, गुस्सा से पूरा लाल पीला कर लिए मुंह कि ऐसा कैसे हो गया। तो धोखा हो गया बेचारे के साथ। तो ध्यान रखिएगा कि येलो डाई हो जाता है, ये ऑरेंज डाई होता है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है, डायजोनियम में एक ही चीज है कि एराइल फ्लोराइड एंड आयोडाइड कैन नॉट प्रिपेयर डायरेक्ट हेलोजिनेशन नहीं करते हैं। और इसी के साथ जो है ना पूरा का पूरा एमीन चैप्टर जो है ना खत्म होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और पूरा का पूरा दोस्त एनसीईआरटी पढ़ लेना। और मैं कहूंगा कि यदि आप लोग के पास टाइम बचेगा तो साथ में एनसीईआरटी का फिंगर टिप्स लगा लेना। फिंगर टिप्स जो है ना एक बार लगा लेना, मेरा ये प्रमोशन नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है। वो बुक लगा था जब मैं पढ़ा था तो मैं पूरा बनाया हूं, तो आप लोग उसको बना लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।